आप सबका बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने समय निकाला और हमारे एक बहुत अति महत्वपूर्ण विषय पर हमारी इस प्रेस वार्ता में आप पहुँचे। ये विषय जुड़ा हुआ है देश के किसान मजदूर से और साथ साथ कहीं ना कहीं बड़े औद्योगिक घरानों से भी। इसीलिए आपके मध्य में जो आज परिस्थिति बनी है देश की एमएसपी, प्रोक्योरमेंट और पीडीएस व्यवस्था को लेकर जो देश के सामने एक बहुत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां बनी हैं, उनके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, सरकार से जवाब मांगना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार एक नारे से चल रही है। बीजेपी सरकार चंद बड़े औद्योगिक घरानों का पोषण और किसान मजदूर का शोषण, ये इनका ध्येय बन गया है। कुछ बड़े औद्योगिक घरानों का पोषण और किसान मजदूर का शोषण। एमएसपी व्यवस्था और पीडीएस प्रणाली में जो आज ये चुनौतीपूर्ण परिस्थिति बनी है, ये इसी इनका जो ध्येय है उसका नतीजा है। मैं शुरुआत करूंगा किसान से। बहुत बड़ा धोखा किसान के साथ इस सरकार ने किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के साथ चाहे समझौते की बात हो, चाहे किसान की आमदनी दुगना करने की 2022 में, यानी कि इसी वर्ष किसान की आमदनी दुगनी होनी चाहिए थी, और संयुक्त किसान मोर्चा के साथ जो समझौता हुआ था उसके अंतर्गत एमएसपी पे कमेटी बननी चाहिए थी। अभी तक अजय कुमार मिश्र टेनी, उनको मंत्रिमंडल से हटाया जाना चाहिए था, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन उन सारे वायदों को सरकार ना सिर्फ भूल गई है, मगर ऐसा लगता है कि ये आमदनी दुगना करने का वायदा और संयुक्त किसान मोर्चा और किसान आंदोलन के साथ, देश के किसान के साथ जो समझौता हुआ था एमएसपी पे, इन दोनों वायदों को सरकार ने उसी श्रेणी में डाल दिया है जिस श्रेणी में 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देने के और काला धन विदेशों से लाकर 15 लाख देने के वायदे को सरकार ने डाल दिया। यानी कि उसको अलग अलग शब्दावली में आप अलग अलग संज्ञाओं से आप जुमला भी कह सकते हैं, धोखा भी कह सकते हैं, और इसमें जिम्मेदारी केंद्र सरकार की आती है। अब मैं जो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ जो धोखा हुआ उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि आज हम ये क्यों कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि आज नीति आयोग के जो चेयरपर्सन है उनकी एक स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा है कि ही कॉल्स फॉर अ रीथिंक ऑन प्रोक्योरमेंट बेस्ड एमएसपी रिजीम। पहले भी इन्होंने ये कहा था कि लीगलाइजिंग एमएसपी स्पेल्स डूम फॉर मार्केट इंप्लाइज टेक ओवर ऑफ ट्रेड बाय गवर्नमेंट। यही किसान आंदोलन की लड़ाई थी कि सरकार की नीयत ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली एमएसपी रेजीम, उसको कैसे धीरे धीरे उससे सरकार पीछे हटे और निजी खरीद की तरफ देश जाए। निजी हाथों में देश के किसान का भविष्य भी और देश के गरीब का भविष्य भी, क्योंकि एमएसपी से और प्रोक्योरमेंट से जुड़ी हुई पीडीएस व्यवस्था है। आज ये जो स्टेटमेंट आई है रीथिंक प्रोक्योरमेंट बेस्ड एमएसपी रेजीम, इसका क्या अर्थ है? इसके कई अर्थ हैं। इसका अर्थ है कि जो एमएसपी पे कमेटी बननी थी, जिसका संयुक्त किसान मोर्चा इंतजार कर रहा है कमेटी का, और वो भी मैं जानकारी के लिए ला दूं आपके लिए। संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों से हमारी बातचीत हुई 28 मार्च को इस साल। उनको टेलीफोन आया सरकार की तरफ से कि आप 2-3 नाम दे दो। आज हम ये भी खुलासा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, एमएसपी की गारंटी पे जो एक कमेटी बनेगी, इसका क्या
इसका अधिकार क्षेत्र रहेगा, टर्म्स ऑफ, कोई जवाब नहीं आया। मौखिक रूप से टेलीफोन पे उनके नाम मांगे गए थे, लिखित रूप में नाम नहीं मांगे गए। कितना बड़ा धोखा देश के किसान आंदोलन के साथ किया गया। और आज नीति आयोग द्वारा ये जो स्टेटमेंट दी गई, इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार उसी रास्ते पे चलना चाहती है जिस रास्ते की वजह से 3 कृषि कानून सरकार एमएसपी प्रणाली को तहस नहस और नष्ट करने के लिए लेके आई थी। सरकार ने किसान को धोखा तो दे दिया है आमदनी दुगनी करने के मामले में, और एमएसपी की कमेटी गठित करने के मामले में, संयुक्त किसान मोर्चा के समझौते के मामले में। मगर नीति आयोग की जो वक्तव्य आया उससे लगता है कि अब जो कसर बाकी थी, नीति आयोग की जो ये स्टेटमेंट आई है, जो धोखे का, किसान के धोखे का जो घाव, विश्वासघात का घाव कमर पे होता है, पीठ पे होता है, किसान के से विश्वासघात करके उसकी कमर में जो घाव सरकार ने दिया है, नीति आयोग ये वक्तव्य देके उस घाव में नमक फेंकने का, मैं छिड़कने नहीं कहूँगा, नमक फेंकने का काम कर रहा है, ताकि किसान करा रहा है देश का सरकार के इस विश्वासघात से, और विश्वासघात के से भी ज़्यादा जो जिस तरीके की आज ये नीति आयोग का वक्तव्य आया है, जिससे किसान, जो सरकार की किसान, किसानी और कृषि क्षेत्र में क्या नीतियां आने जा रही हैं, उसके सरकार ने एक झलक सरकार ने दी। इससे जुड़ी हुई बात यह है कि आज आपने एक और सारे अखबारों में देखा होगा कि गेहूं को लेकर सरकार कई प्रदेशों के गेहूं के आवंटन को कट कर रही है। यह बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं मैं आपको। सरकार ने कई प्रदेशों के गेहूं के आवंटन को, और यह बता रही है सरकार, जो कि सही भी है, कि गेहूं का जो स्टॉक है सेंट्रल पूल में, जो हम गेहूं का स्टॉक रखते हैं, वो 2008 के लेवल से भी नीचे चला गया, यानी कि 15 साल से सबसे कम स्टॉक है। मैं ये तो सरकार जो बता रही है, जो सार्वजनिक जानकारी है वो है। मैं एक और चीज़ बता रहा हूं आपको, गेहूं का जो स्टॉक है वो 15 साल में सबसे कम है, लेकिन अगर आबादी के अनुपात में देखेंगे, ये तो रियल स्टॉक है, आबादी जितनी बढ़ रही है और कितनी आबादी में कितने गेहूं की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है देश में, ये 50 साल का सबसे लोएस्ट स्टॉक में पहुंच गया है। जब आपको याद होगा 60 के 70 के दशक में हमें इंपोर्ट करनी पड़ी थी गेहूं के, बड़ी तादाद में इंपोर्ट करने, उस लेवल के आसपास प्रति अगर हम व्यक्ति गेहूं के स्टॉक को देखेंगे, आबादी के अनुपात में देखेंगे, उस स्तर पे पहुंच गया है। उसके कई कारण बताए जा रहे हैं। उसके कारण ये बताए जा रहे हैं कि जितनी प्रोक्योरमेंट होनी चाहिए थी वो प्रोक्योरमेंट इस साल नहीं हुई। उसका सरकार मौसम पे उसका दोषारोपण कर रही है कि मौसम के अनुसार प्रोडक्शन हमारा कम हुआ। सही बात है, जो मौसम की वजह से आज किसान को एक चोट पहुंची और हमारा गेहूं का उत्पादन वो नहीं रहा जो उम्मीद थी, जितना जो लक्ष्य रखा गया था। लेकिन इसका जो इसके अलावा जो मुख्य इसका कारण रहा, वो मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, वो है एक्सपोर्ट की पॉलिसी। जैसे मैंने कहा कि कुछ बड़े औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए किसान को भी और गरीब आदमी को भी, दोनों को चोट कैसे पहुंचाई है, दोनों को चोट उतार दी। लगभग 10 मिलियन टन से ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ गेहूं। क्यों हुआ? क्योंकि यूक्रेन युद्ध की वजह से, इस सीजन की बता रहा हूं मैं, इस सीजन में यूक्रेन युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमत लगभग 3,500 क्विंटल तक पहुंची। हमारी एमएसपी लगभग 2,000 क्विंटल पे थी। इसका फायदा किसने उठाया? ट्रेडर्स ने। उन्होंने किसान से लिया, स्टॉक किया और 10 मिलियन टन से ज़्यादा गेहूं देश से बाहर चला गया। उसके बाद सरकार ने कहा कि अब बंद करो, एक्सपोर्ट बंद किया आनन फानन में, बिना सोचे समझे। पहले
हमारी मांग थी कि आप बोनस दो, आप बोनस दो 400 रुपए क्विंटल कम से कम, ताकि गेहूं की प्रोक्योरमेंट तो हो और किसान के जेब में पैसा जाए, प्राइवेट ट्रेडर या एक्सपोर्टर के पास नहीं। बड़ी 3 कंपनियां, मैं उनके नाम अभी ले दूंगा, आपको पता है कौन कौन सी बड़ी कंपनी एग्रो ट्रेड में है, उनकी जेब में पैसा ना जाए, किसान के पास पैसा जाए। बोनस दो ताकि आपकी प्रोक्योरमेंट हो सके। लेकिन सरकार ने बोनस नहीं दिया। कारण क्या, इसका क्या नतीजा रहा? सरकार का टारगेट था प्रोक्योरमेंट का 50 मिलियन टन से ज्यादा, और कितनी प्रोक्योरमेंट हुई? 18 मिलियन टन। 56% प्रोक्योरमेंट कम हुई इस साल। मगर कुछ तो, जैसे मैंने कहा कि हमारा प्रोडक्शन थोड़ा कम था मौसम की वजह से, मगर मुख्य कारण यह था कि एक्सपोर्ट होके बाहर चला गया। अब एक्सपोर्ट होके बाहर चला गया तो उसके बाद सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि हर प्रदेश, जिस प्रदेश के अंदर फूड ग्रेन पीडीएस की सप्लाई, यानी कि राशन डिपो के माध्यम से सप्लाई होती गरीब आदमी को, एनएफएसए और पीएमजीकेवाई जो हमारी योजनाएं हैं जिनको आप जानते हो, जिसका बड़ा ढिंढोरा भी पीटा कोरोना के टाइम में सरकार ने, उनमें जहां 60-40 का रेशियो था कि 60% गेहूं और 40% पैडी, वहां सरकार ने हिस्सा आप कह रहे कि बदल देंगे, हम करेंगे 40% गेहूं और 60% पैडी। कंज्यूमर की ईटिंग हैबिट्स रहती हैं उन प्रदेशों के अंदर। गेहूं, आज गेहूं को लेके लाले पड़ गए देश में, सरकार को अपनी रेशो बदलनी पड़ रही है। और जहां पे 75% गेहूं भेजा जाता था पीडीएस में राशन डिपो पे, और 25% चावल भेजा जाता था, वहां पे रेशो बदल दी 60-40। और इसमें बहुत सारे प्रदेश, 10 प्रदेश मुख्य, तो जहां पे गेहूं का आवंटन का भारी कटौती सरकार ने करनी पड़ी, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि इतना कम बफर स्टॉक हो गया देश में गेहूं का, जो अगर क्वांटिटी के टर्म्स में लें तो 15 साल में, और प्रति व्यक्ति आबादी के हिसाब से लें तो 50 साल में इतना कम गेहूं का खाद्यान्न का भंडारा नहीं हुआ। गेहूं का भंडारा देश के सामने ऐसी स्थिति पैदा हो गई। और उसमें 10 प्रदेशों में कटौती की जो स्टेटमेंट आई है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, यहां ये प्रभावित प्रदेश हैं मुख्य, तो जहां पे गेहूं की जितनी आवंटन थी सरकार ने कहा कि आवंटन नहीं करेंगे। इसमें कल भाजपा के शासित प्रदेश उन्होंने मांग करी है, कल की स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश, गुजरात की, कि हमें और गेहूं चाहिए। और मध्य प्रदेश ने भी, इनने परसों चिट्ठी लिखी, शिवराज सिंह चौहान जी ने भी, कि पूरा कोटा दो गेहूं का मध्य प्रदेश को। यूपी वाले कह रहे हैं हमें भी गेहूं का पूरा कोटा दो, जो पिछले साल दिया था उतना दो, उतना नहीं तो 10 साल पहले जितना दिया था उतना तो दो। वो जो कहावत है कि न्याय दो तो पूरा दो, नहीं पूरा नहीं तो आधा दो। गेहूं नहीं मिल रहा। योगी जी, शिवराज जी और गुजरात, 3 प्रदेश गेहूं के लिए लिख रहे हैं, इनके खुद के प्रदेश के मुख्यमंत्री लिख रहे हैं। और मैंने जैसे कहा 10 प्रदेशों में गेहूं की कटौती कर दी, और पैडी पहुंचाएंगे। और पीयूष गोयल जी की स्टेटमेंट आई कल, सारे मिनिस्टर्स से जब बात कर रहे थे, आपने देखा हो कल के अखबार में, कि कह रहे हैं कि ही इज अर्जिंग टू सो मोर पैडी, कि सारे प्रदेशों कह रहे हैं कि और पैडी की सोइंग कराइए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, पिछले 20-30 वर्षों से कि पैडी की जो फसल है वो देश में सबसे ज्यादा वाटर इंटेंसिव है। खासतौर पे उत्तर भारत के जो हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के जो राज्य हैं, जहां से सबसे ज्यादा पैडी वीट की प्रोक्योरमेंट होती है, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश,
वहां पे ग्राउंड वाटर लेवल की जो परिस्थिति बनी है, उसके बाद प्रदेश पिछले 20-30 साल से सरकार की ये नीति रही है, इन प्रदेशों के भी और देश की भी, कि पैडी की सोइंग कम की जाए और बाकी ग्रेन्स की तरफ बढ़ा जाए। अब देश में क्या नया पानी का कोई जल स्रोत आ गया कि सरकार कह रही है कि दोबारा से, पीयूष गोयल जी ने, या ये जो स्थिति आई जिसके लिए पूरी तरह सरकार जिम्मेदार है, ये इनको एक्सपोर्ट किसने करने दिया? इतना फायदा 3,500 क्विंटल मिला अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, वो फायदा किसकी जेब में गया? किसान को उसका फायदा हुआ नहीं। किसान पे तो कुदरत की मार पड़ी थी। किसान तो प्रति एकड़ किसान की जो उत्पादन था, वो उत्पादन कम हुआ था, और सरकार को उनको बोनस देके किसान से लेकर और अपने सेंट्रल पूल में लेती सरकार, ताकि उसको गरीब को भी पहुंचाती और किसान को भी कुछ लाभ पहुंचाती। मगर सरकार ने क्या कहा? सरकार ने एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट करने दिया, मुनाफाखोरी करने दी। जैसे मैंने शुरू में एक लाइन बोली थी कि बड़े कुछ औद्योगिक घराना एक्सपोर्टों का पोषण और किसान मजदूर का शोषण, ये नीति है सरकार की, और इसका खुलासा नीति आयोग ने दोबारा कर दिया। इसी खिलाफ किसान आंदोलन खड़ा हुआ था, इसी के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा की सारी मांगे रही थी। तो एक तरफ तो ये आज देश के सामने भयावह आज अनाज संकट, मैं इसको अनाज संकट कहूंगा, कृषि संकट, अनाज संकट दोनों जुड़े हुए हैं। और अनाज संकट देश में ये आया है 50 साल के बाद, तो इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो ये सरकार जिम्मेदार है। और किसान से भी धोखा अगर दिया है, किसान से भी धोखा अगर सरकार ने विश्वासघात के किसान की कमर पे बड़े बड़े घाव छोड़े, ना तो आमदनी दुगनी हुई, खर्चा दुगना हो गया। जैसा आप जानते हैं, आमदनी दुगनी हुई नहीं किसान की। मैं आपको बताना चाहता हूं उदाहरण के तौर पे, 2014 में गेहूं बिक रहा था 1600 रुपए क्विंटल, मैं हरियाणा की बता रहा हूं, 2014 की बात। गन्ना बिक रहा था 311 रुपए क्विंटल। धान जो बाद एक्सपोर्ट, उस टाइम धान पहुंचा था 5,000 6,000 क्विंटल तक भी। अगर आमदनी दुगनी होती तो इनका भाव दुगना होना चाहिए था, 311 का 622 होना चाहिए था। गेहूं का 1600 से बढ़कर 3200 होना चाहिए था, तभी आमदनी दुगनी होगी। बात से को आमदनी दुगनी होगी नहीं। 22 तक वायदा था कि 22 तक आमदनी दुगनी करेंगे। अब भाव तो बढ़ा नहीं, गेहूं 2,000 क्विंटल में मुश्किल से पहुंचा। जैसे मैंने आपको बताया, मौका था इस बार, बाहर प्राइस था अंतरराष्ट्रीय बाजार में, तो भाव तो बढ़ा नहीं, मगर क्या बढ़ गया? खर्चा बढ़ गया। डीजल लगभग दुगना हो गया, फर्टिलाइजर लगभग दुगना हो गया, किसान का खर्चा बढ़ गया, किसान का भाव बढ़ा नहीं, किसान का कर्जा बढ़ गया। और ऐसी परिस्थिति में यह जुमला साबित हो गया आमदनी दुगनी करने वाला वायदा। और इसीलिए आपने देखा होगा, अब ये इस वायदे की बात करना ही छोड़ गए। कोई इनका नेता का कोई स्टेटमेंट दिखा दो, भाजपा के किसी नेता की स्टेटमेंट, जिन्होंने आमदनी दुगना, किसान की आमदनी दुगने की स्टेटमेंट 22 में दी हो। 21 तक देते थे, 22 तक ये भूल गए। एक धोखा वो, दूसरा धोखा एमएसपी पे जो समझौता हुआ संयुक्त किसान मोर्चा के साथ कि एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाया जाएगा, C2 के फॉर्मूले के आधार पे पूरी एमएसपी दी जाएगी, अजय कुमार मिस्टेनी जैसे मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा के बर्खास्त किया जाएगा, जो समझौता हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं घोषणा करी थी। लेकिन वो दूसरा धोखा, इतने बड़े बड़े विश्वासघात के जख्म किसान के पीठ में देना काफ़ी नहीं थे कि उन विश्वासघात के जख्मों पे अब नमक भी छिड़का जा रहा है। और इसीलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं, आखिरी में अपनी बात करते हुए समाप्त करूंगा, फिर आपके प्रश्न। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि तुरंत एमएसपी की कमेटी का गठन हो, जो संयुक्त किसान मोर्चा से आपका जो समझौता था। सरकार आज के इस अनाज संकट पे एक वाइट पेपर सरकार दे, घोषित करे कि किस के पास मुनाफा पहुंचा। एक गेहूं के एक्सपोर्ट का 10 मिलियन टन से ज़्यादा गेहूं देश से बाहर क्यों जाना पड़ा। आज उन्हीं के मुख्यमंत्री
कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश में गेहूं दो, योगी जी कह रहे हैं, शिवराज जी कह रहे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री कह रहे हैं 10-10 प्रदेशों का गेहूं का आपने स्टॉक जो है, गेहूं की जो क्वांटिटी जाती थी उसमें आपको कटौती करनी पड़ी। तो हम मांग करते हैं वाइट पेपर आए प्रोक्योरमेंट पे, पीडीएस पे, और साथ में संयुक्त किसान मोर्चा से और किसान आंदोलन से जो एमएसपी की लीगल गारंटी की जो का समझौता था उसके अनुसार कमेटी गठित हो, एमएसपी के को लीगल अमली जाना पहनाया जाए। और जब तक ये नहीं होता हम देश के किसान के साथ हैं। 18 जुलाई पार्लियामेंट सेशन संसद सत्र जब से शुरू हो रहा है, संयुक्त किसान मोर्चा 18 से 31 तक पूरे देश में विश्वासघात सेमिनार कर रहा है। हमारा पूरा नैतिक समर्थन उनके विश्वासघात सेमिनार्स को भी रहेगा, किसान आंदोलन को भी रहेगा, किसान की मांगों को भी रहेगा। इसके बाद आपके कोई प्रश्न हो मैं उनका उत्तर दूंगा। धन्यवाद। ये मैंने जैसे आपसे आने से विनोद जी पहले बताया था, सरकार की इस बार खरीद में काफ़ी गिरावट आई है। जितनी खरीद का जो टारगेट था उससे काफ़ी कम खरीद हुई है। उसके लिए कारण सरकार मैं आपको बताता हूं। प्रोक्योरमेंट पिछले साल, मैं एक और आंकड़ा आपको देता हूं, पिछले साल 43.34 मिलियन टन खरीद हुई थी पिछले साल। इस साल जैसे मैंने कहा 50 मिलियन टन के आसपास का सरकार का टारगेट, उसके मुकाबले में केवल 18.78 मिलियन टन 18.78 मिलियन टन खरीद हुई है इस साल। 56% खरीद देश के किसान से कम हुई है इस साल, 56%। आप इमेजिन कर सकते हैं। और यही कारण है कि जो गेहूं का जो स्टॉक है वो एक्चुअल स्टॉक 15 साल में सबसे लोएस्ट है, 2008 के लेवल से भी कम। और प्रति व्यक्ति अगर हम स्टॉक देखें देश में तो 50 साल में सबसे लोएस्ट गेहूं का। और यही कारण है कि प्रदेशों को गेहूं नहीं दे रहे, प्रदेशों को कह रहे हैं कि रेशो बदल देंगे और हम ज़्यादा चावल भिजवाएंगे। अब सरकार गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन प्रदेशों में, ऐसे बहुत से प्रदेश में 10 प्रदेशों के नाम लिए, अगर उनकी ईटिंग हैबिट, अगर कोई गेहूं चाहता है तो उसको उसी अनुपात में गेहूं और चावल सरकार को भेजना चाहिए, ना कि उसके विपरीत। और यही कारण है कि पीयूष गोयल जी कह रहे हैं कि आप पैडी सो करिए ज़्यादा से ज़्यादा, हमें चावल की आवश्यकता है। जबकि पिछले 20-30 साल से, आप तो जानते हैं विनोद जी, आप हरियाणा से हैं, नीति ये रही थी कि पैडी से डाइवर्सिफाई की जाए, क्योंकि पैडी के लिए लायक पानी नहीं है हमारे देश में कि पैडी तो इसीलिए पैडी की प्रति व्यक्ति खपत देश में कम हो रही है, एनएसएसओ का सर्वे, और गेहूं की बढ़ रही है, क्योंकि पैडी से हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। मगर अब सरकार ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी, ऐसा अनाज संकट आ गया देश के सामने कि सरकार को अब पैडी को ज़्यादा सोइंग के लिए अपनी जो 20-30 साल की एक ट्राइड एंड टेस्टेड पॉलिसी थी उसके विपरीत सरकार को जाना पड़ रहा है। तो दुर्भाग्य की परिस्थिति है। अनाज संकट के लिए जिम्मेदार पूर्णतः सरकार है, केंद्र सरकार है। और इनकी एमएसपी और पीडीएस, ये जो प्रणाली, ये एक दिन में प्रणाली नहीं बनी, ये प्रणाली दशकों के बाद धीरे धीरे ये प्रणाली देश में बनी। मंडी व्यवस्था देश में दशकों के बाद मंडी व्यवस्था बनी, देश के गरीब को भी फूड सिक्योरिटी मिली, देश के किसान को भी एमएसपी का कवर मिला, जो कि ये अभी पूरी व्यवस्था नहीं है, लेकिन जैसी भी है हमारे दोनों किसान को और गरीब को राहत मिली इस व्यवस्था से। और सरकार इस व्यवस्था को के पीछे जो पड़ी है पूर्णतः सरकार, और वो नियत जिम्मेदार है। आज जो अनाज संकट भी आया है एक तरफ और किसान से धोखा भी हुआ है दूसरी तरफ। कई राज्यों पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने जो है खरीद नहीं की, या आरोप राजस्थान सरकार पे भी है।
कांग्रेस शासित राज्यों के साथ क्या करेंगे, जो ये अंतर है वो कम हो? देखिए, अलग अलग फसल की अलग अलग न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित होता है, और जो कानूनी अमली जाना पहनाना की मांग है किसान आंदोलन की, वो मांग क्या है? वो मांग है कि पारदर्शिता से फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाए, और वो जो फसल हैं उन फसलों का एम्बिट बढ़ाया जाए। एम्बिट बढ़ाने का ये मतलब नहीं एमएसपी घोषित कर दो लेकिन खरीद मत करो, उसका कोई मायने नहीं है, जैसा आप जानते। उसका मतलब ये है कि जो एमएसपी घोषित की जाए वो कानूनी जिम्मेदारी रहे कि उस पे सरकार खरीद करे। ये आंदोलन है, ये आप समझ गए। आपका जो प्रश्न है उसका बड़ा सरल उत्तर है। और क्या एमएसपी होनी चाहिए, दूसरी बात ये, वो तो जो असली मांग थी वो थी जिसको इनको भुला दिया इन्होंने, क्योंकि ये एक के बाद एक जो था वो भी छीनना चाह रहे हैं। तो किसान एमएसपी छीनना चाह रहे थे तो किसान एमएसपी पे बैठ गया कि हमें एमएसपी चाहिए। किसान की असली मांग तो थी कि एमएसपी जो निर्धारित करने का फॉर्मूला है वो भी गलत है, वो फॉर्मूला बदला जाए स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार। आप भूल गए, आपने देखा होगा, अब स्वामीनाथन कमीशन भी भूल रहे हैं कि C2 के फॉर्मूले कॉस्ट पे, जिसमें C2 में क्या होता है, जमीन की क्या कीमत है, कोई कई सारे कुछ भूमिहीन किसान भी रहते हैं जो पट्टे पे ठेके पे खेती करते हैं, तो उनको वो कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ती है। तो ज़मीन की कॉस्ट भी और लेबर की कॉस्ट भी, कई किसानों को जो, तो ये सारी कॉस्ट ऐड करके और फिर 50% मुनाफा देके, असली मांग तो ये थी, ये हमारी असली मांग थी। इसको लेके प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आते स्वामीनाथन लागू करेंगे, किसान की आमदनी दुगना करेंगे, वो भूल गए। अब तो ये कि जो मिल रही थी एमएसपी वो बचे, उसको लेके आंदोलन करना पड़ा हम लोग को। 1 साल तक हम आंदोलन करते थे। हमने कहा था कि नैतिक बल हमारे आंदोलन में, मैं आके आपसे जो प्रेस वार्ता करता था बारी बारी, कि ये जायज़ हक है और हमारे देश। और एक और इसमें मैं बात बताऊं जो मैंने उस दिन भी कही थी, अग्निवीर वाले दिन, हिंदुस्तान की परिस्थिति बाकी हर देश से भिन्न है। यहाँ अमेरिका का मॉडल नहीं चलेगा, यहाँ इजराइल मॉडल नहीं चलेगा जो अग्निवीर लेके आए हैं कि इजराइल में कंपलसरी 4 साल हर को जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ कोई जाना ही नहीं चाहता फौज में। ये देशभक्त देश है, इजराइल में कोई जो है बेरोजगारी भी नहीं, ये देशभक्त देश है। यहाँ का नौजवान देशभक्ति के लिए और अपने एक रोज़गार, पक्के रोज़गार के लिए जाना चाहता है। यहाँ 4 साल के लिए नहीं जाना चाहता, फौजी बनने जाना चाहता है, और इसीलिए वो सपना मत छीनो सरकार, हम ये कह रहे हैं। तो इजराइल मॉडल नहीं चलेगा हिंदुस्तान। ऐसे ही 3 कृषि कानून और ये जो औद्योगिक क्षेत्रों के माध्यम से सारी खरीद कराना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर, आपने देख लिया। अगर ये जो प्राइवेट कंपनियां, इनको देश की भलाई की परवाह होती तो क्या इतना एक्सपोर्ट कर देते 10 मिलियन टन, और हमारे देश की जो फूड सिक्योरिटी है उसको लचर में छोड़ देते। आज देश के अंदर गेहूं का स्टॉक नहीं बचा। प्राइवेट अपने प्रॉफिट से चलता है, और अमेरिका में हो सकता है कि मात्र 0.5% लोग खेती पे डिपेंडेंट हो, वहाँ हो सकता है कि 550 एकड़ का एवरेज किसान के पास इतनी जोत हो, और वहाँ इसीलिए औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक सेक्टर को आप के हवाले कर दो आप खरीद, क्योंकि किसान इतना बड़ा है, उनसे बात कर सकता है। हिंदुस्तानी परिस्थिति अलग है, 50% लोग कृषि पे डिपेंडेंट हैं। इसीलिए यहाँ पे हमारे देश के अनुरूप बहुत दशकों तक, जिसमें हर सरकार का योगदान रहा हो, चाहे कोई कांग्रेस की रही हो, चाहे कोई किसी और पार्टी की भी रही हो, धीरे धीरे एमएसपी प्रणाली और पीडीएस प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली, ये डेवलप हुई थी। आप इसको तहस नहस, जैसे फौज को की नींव आपने हिला दी, आप इसकी नींव आप हिलाने का बार बार प्रयास करते हैं। यही कारण है कि देश पे अनाज संकट, किसान के साथ धोखा, दोहरी मार, जो मैंने शुरू में कहा, किसान के साथ धोखा, विश्वासघात और अनाज संकट, जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित देश का सबसे कभी गरीब होगा, जो राशन डिपो से, जिसको आपने ढिंढोरा भी पीटा। वो ढिंढोरा आपने जब कोरोना काल में आपने ढिंढोरा पीटा कि हम इतना, यूपी में चलाई वो स्कीम, यूपी के चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा भी बना कि हम इतना राशन प्रणाली के माध्यम से पहुंचाते हैं हर परिवार को,
वो आप नहीं, वो देश का किसान जो कोरोना काल में भी जो घर नहीं बैठा, जिसने उस समय भी अपने खेत में जाकर देश की फूड सिक्योरिटी के लिए अपनी कुर्बानी दी, और जो देश की प्रणाली है जिसमें किसान से खरीद के वो आपके भंडारों में आता है, जो आप दे सकते हो गरीब आदमी को। आप अगर वो भंडारे जहाँ पर देख लिया आपने उन भंडारों को एक्सपोर्टर्स ने क्या किया अपने निजी प्रॉफिट्स में। इसीलिए मैं वाइट पेपर मांग रहा हूँ, इसमें किस एक्सपोर्टर को कितना फायदा हुआ है। हम नाम भी नहीं ले रहे, आपको पता है 3 कंपनियां बड़ी, देश के किसान से लेके किसान को मिला नहीं। आप हमसे पूछो किसी किसान को मिला हो कि नहीं, किसान को नहीं मिला। 2000 क्विंटल के लगभग हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य है, 3500 क्विंटल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमत गई, वहां चला गया। बीच में किसने फायदा उठाया? ना तो किसान को मिला, ना वो हमारे भंडारों में आया, हमारे सेंट्रल पूल में आया। और इसीलिए हमारे हर प्रदेश का स्टॉक काटा जा रहा है, पीडीएस का, फूड सिक्योरिटी का। हमारे सारे कह रहे हैं कि गेहूं की बजाय पैडी, और कह रहे हैं पैडी लगाओ। पैडी के लिए क्या पानी है आपके पास? पैडी तो जितनी लगती है उतनी लगेगी, पानी का ग्राउंड वाटर तो कम हो रहा है। पैडी में तो बहुत पानी लगता है, आपको पता है। तो अब चावल कैसे उगा दे किसान? कोई जादू की छड़ी जितना पानी है उसके अनुपात में धरती का सीना चीर कर अपना खून पसीना लगा के, जितना आप सोच भी नहीं सकते उससे ज़्यादा चावल तो उगा देगा। लेकिन आप जितना एकदम से कहो कि भाई गेहूं तो हमने एक्सपोर्ट करा दिया, एक्सपोर्टरों को फ़ायदा पहुंचा दिया, ना कि तेरे को कुछ मिला किसान, ना गरीब आदमी को अब गेहूं मिल रहा, तो कम से कम अब आप अपनी ऐसे थोड़ी। तो ये हमारा मुख्य विषय है। सिद्धार्थ, पहले लड़े थे किसान के लिए, अब लड़ेंगे जवान के लिए। पहले लड़े थे एमएसपी के लिए, अब लड़ेंगे एमएसपी और पीडीएस के लिए। पहले लड़े थे किसान के हक के लिए, अब किसान और गरीब और जवान के हक के लिए लड़ेंगे। विपक्ष हैं। देखिए, ये आप दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ, ये दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। ये तो जो है, जो हमारी जिम्मेदारी दोहरी है। एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते और एक ऐसे राजनीतिक दल के सदस्य के नाते, जिस राजनीतिक दल ने देश के लिए अपना जिसका योगदान रहा है, कुर्बानियाँ दी हैं। 2 प्रश्न हैं जो आप अलग अलग पूछ रहे हैं। एक है चुनावी नतीजे और उनका आकलन, वो अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मगर सही है, हमारी कहीं प्रजातंत्र है, कहीं जीत है, कहीं जितनी हमें उम्मीद होती है उसके अनुरूप नतीजे नहीं मिल पाते। हम दोनों को स्वीकार करते हैं और आगे अपनी रणनीति बनाते हैं। दूसरा है देश हित में, अगर कोई ऐसा फैसला हमें लगेगा कि देश अहित में है, तो उसको लेकर आप लोग के माध्यम से जागरूकता बनाएं, सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ें। अगर हमें लगेगा किसी फैसले से देश की फौज कमज़ोर हो रही है, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। अगर हमें लगेगा देश के किसी सरकार के फैसले से देश की सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। हमें लगेगा कि देश की खाद्य सुरक्षा कमज़ोर हो रही है, किसान की आय सुरक्षा कमज़ोर हो रही है, हम उसका विरोध करेंगे। तो भाई हम ये कहना चाहते हैं, इसे एक अच्छी लाइन मिल गई। सिद्धार्थ, थैंक यू वेरी मच, आपका धन्यवाद। आपसे हमेशा आपके चेहरे पे वो तेज है, आपसे हमेशा हमें कोई ना कोई अच्छी लाइन मिल जाती है। इस सरकार ने देश की राष्ट्र सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया, अग्निपथ लाकर, खाद्य सुरक्षा के साथ भी
खिलवाड़ किया प्राइवेट एक्सपोर्टर्स को, इस प्रकार से देश के गेहूं को बाहर अपने मुनाफे के लिए भेजने के लिए परमिशन देकर, और किसान की आय सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया। एमएसपी को जिस तरीके से बार बार एमएसपी प्रणाली को ये सरकार डिस्टर्ब करने की बात करती है, तो आज देश की, राष्ट्र की सुरक्षा भी, राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा भी, किसान की आय सुरक्षा भी आज खतरे में इस सरकार की नीतियों की वजह से दिखाई दे रही है। नहीं, दूसरा विषय तो पहले ये वाला विषय पे जो है ये महत्वपूर्ण। आप क्या खाते हो? आप भी रोटी खाते होगे भाई? हाँ। तो कौन से प्रदेश से हो आप? तो आपका तो कोटा कट गया, गेहूं तो नहीं जाएगा अब बिहार में, तो ये महत्वपूर्ण इशू है। हाँ, गेहूं नहीं जाएगा। कितने सालों के बाद प्रदेशों का क्यों कोटा कटा? मैं पूछना आता हूं सरकार से, जवाब मांगना आता हूं, व्हाइट पेपर में बताएं। मैं समझता हूं कि शायद गेहूं का कोटा दशकों के बाद ऐसे 10-10 प्रदेशों का गेहूं का कोटा काट दिया गया। ये महत्वपूर्ण, इससे क्या विषय होगा? और किसान का केवल आप किसान को वंचित रखने के लिए केवल प्राइवेट उद्योगपति जो एग्रो ट्रेड के अंदर फायदा लेना चाहते हैं, मुनाफा, जिनकी वजह से 3 कानून लेके आए थे, कृषि कानून, उनके हित को साधने के लिए किसान को भी आप नहीं देना चाह रहे, और गरीब के पास भी। मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि जो प्राइवेट कंपनियों को जिन्होंने सरकार ने फायदा पहुंचाया, यही वही कंपनियां हैं जो 3 कृषि कानूनों के माध्यम से प्राइवेट प्रोक्योरमेंट करना चाहती हैं। सरकार इनसे दिला दे पीडीएस में। सरकार जो 10 मिलियन टन बाहर चले गए, सरकार इनसे दिला दे, पीडीएस के अंदर दिला दे गरीब आदमी को। इसीलिए हम कह रहे हैं एमएसपी और पीडीएस की जो व्यवस्था है वो हिंदुस्तान की परिस्थितियों में बनी हुई व्यवस्था है। उस व्यवस्था को ऐसे सरकार तहस नहस सरकार को नाक नहीं करने देंगे, जैसे राष्ट्र सुरक्षा को और फौज को कमज़ोर हम नहीं होने देंगे। एलपीजी की प्राइस की जो इंक्रीज़ हुआ है उस पर ज़्यादा हम कमेंट जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस, मगर एक बात ज़रूर कहूँगा, भाजपा वाले पहले जब 300 पे थी हमारी, तब सिलेंडर, गैस के सिलेंडर को अपने सर पे रखकर, अब कई मंत्री बने उनमें से, सर पे रखकर प्रदर्शन करते थे सिलेंडर को। अब 1000 पे पहुंच गया, अब टैंकर को रख के उनको करना चाहिए। अपने टैंकर को उठाएं। क्यों विक्रांत हंस रहे हो? पहले सिलेंडर को सर पे रखते थे, मैं तो अनुपात में बता रहा हूँ। अब 1000 पहुंच गया, अब टैंकर को उठाएं और प्रदर्शन करें। हम उनका स्वागत करेंगे, उनका समर्थन करेंगे। देखिए, हम तो कह ही रहे हैं, राष्ट्र सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, किसान की आय सुरक्षा, नौजवान की रोजगार सुरक्षा, और अब तो एयरलाइन में यात्रियों की सुरक्षा। ये देश, इस सरकार से कहीं ना कहीं हर वर्ग इस देश का असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है। आप भी लगता है रोटी कम खाते हैं, प्लेन में ज़्यादा चलते हैं, मगर हमारी जो आज गेहूं से जुड़ी हुई बात है उसको भी आप प्रमुखता से उठाएं। और यात्री सुरक्षा का आपका जो प्रश्न है उससे हम सहमत हैं। ये कहाँ ढील हो रही है? अभी तो पीछे एक दिन ऐसा हो गया था कि एक एयरलाइन के 40% पायलट एक ही दिन में अपने कॉल इन सिक हो गए थे। दे कॉल्ड इन सिक। वो भी एक क्राइसिस हो गया था, आज तक समझ में नहीं आ रहा। तो इस बारे में क्या चल रहा है एयरलाइन सेक्टर में, मैं समझता हूँ सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सर, एक दूसरा मसला है, मोहम्मद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था, अरेस्ट को लेकर स्टे नहीं दिया था। देखिए जर्मन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि इस मसले पर
देखिए, आज का जो प्रश्न है और आज का जो हमारा जो प्रेस वार्ता है, आज हमारा, और आप तो मौसमी जी एक बहुत ही वरिष्ठ हमारी साथी हैं, आज हम देश की खाद्य सुरक्षा, किसान आय सुरक्षा से हम पे ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और हम इसका ध्यान डाइवर्ट नहीं होने देंगे। ये हमारा आज साथ में हम इस संकल्प के साथ उठते हैं कि सरकार ध्यान डाइवर्ट करना चाहती है। किसके घर में अगर रोटी नहीं आ रही, आप तो नहीं है सरकार में, हम मानते हैं आप तो उसमें नहीं थे, लेकिन सरकार का ये रहता है। हमारा आज की जो पहले तो देश की सिक्योरिटी सुरक्षा के साथ अग्निपथ फौज को कमज़ोर करके युवा के भविष्य के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर दिया। अब आपके सामने तथ्य सामने कि अब खाद्य सुरक्षा, किसान की आय सुरक्षा, नौजवान के भविष्य की सुरक्षा पे जो संकट पैदा हुआ है, तो ये हमारा आज का प्रेस वार्ता का मुख्य विषय। और कोई प्रश्न अजय ने पूछा नहीं? हाँ, अच्छा, एक मैं करेक्शन कराना चाहूँगा कि वो जो वो है, वो नीति आयोग के मेंबर हैं। सॉरी, मैं उसको आई सेड चेयरमैन, देन आई स्टैंड करेक्टेड, क्योंकि जो वो व्यक्ति हैं, अभी हमारे विनीत जी ने मेरे को जानकारी मिलाई, रमेश चंद जी, वो सदस्य हैं। उनकी 2 स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाहूँगा। हाँ, स्पष्ट है उससे, वही मैंने कहा कि धोखा 2 तरह हुआ है, विश्वासघात 2 तरफ से हुआ है। ये तो इन्होंने जो विश्वासघात के जख्म है उन पर नमक छिड़का है, बल्कि उससे पहले क्या हुआ, संयुक्त किसान मोर्चा के साथ सरकार का एक समझौता हुआ किसान आंदोलन के साथ कि एक कमेटी बनेगी एमएसपी के लिए। हम उस कमेटी का इंतजार कर रहे हैं। पिछले पूरे सेशन में हम पूछ रहे थे, तोमर साहब से मैंने स्वयं पूछा था कमेटी कब आएगी, कमेटी की बातचीत चल रही है, कमेटी बनेगी। अब 28 मार्च को एक संजय अग्रवाल, सचिव कृषि कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, उनका टेलीफोन गया संयुक्त किसान मोर्चा के पास, और उसमें कहा कि मौखिक रूप से कि आप 2-3 नाम दे दीजिए। इन्होंने पूछा, किसान मोर्चा ने, कि इस कमेटी का टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या रहेगा, इस कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा के अलावा किन संगठनों, व्यक्ति, पदाधिकारी को शामिल कराया जाएगा, कमेटी के अध्यक्ष कौन होंगे, इसकी कार्यप्रणाली क्या होगी। 5 प्रश्न पूछे उन्होंने। मैंने आज उनसे बात करी, कमेटी को अपनी रिपोर्ट देने के लिए कितना समय मिलेगा, क्या कमेटी की सिफारिश सरकार मानेगी। सिंपल बात है, मानेगी कि नहीं मानेगी, कब तक रिपोर्ट देगी। ये 20 साल की कमेटी है, 30 साल की है, 10 साल की, 5 साल की है, 1 साल की, ये पूछना अधिकार है। मगर इन 5 प्रश्नों को जो उन्होंने पूछा, मौखिक की पूछा था और मौखिक ही उन्होंने पूछा, अभी तक सरकार ने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो स्पष्ट रूप से बात है कि उस विश्वासघात तो सरकार करने का मन बना चुकी है, ना तो कमेटी बनाने में इतना समय, पहली बात। दूसरी बात, ये जो मैंने आज का जो ट्रिगर है, जो मैंने आपको बोला कि ये जो रमेश जी हैं, मैंने कहा व्यक्तिगत नाम किसी का नहीं लेना चाहता, नीति आयोग कहें हम, नीति आयोग ने ये स्टेटमेंट दी थी नवंबर में, 29 नवंबर, कि लीगलाइजिंग एमएसपी स्पेल्स डूम फॉर मार्केट। कोई नीति आयोग में ये नहीं कह रहा कि व्हाट स्पेल्स डूम फॉर फार्मर एंड द पुअर मार्केट। मार्केट कौन, वो मैंने बता दिया, जो बाहर आपके ले गए क्यों। ये इनका स्टेटमेंट आई कि हम कानूनीकरण नहीं करने देंगे एमएसपी का। और इनकी कल स्टेटमेंट आई सेम, इन्हीं नीति आयोग की ही कल स्टेटमेंट आई, इसी से, इस विषय से जुड़े हुए ये मेंबर हैं। इनकी स्टेटमेंट आई कि कॉल फॉर रीथिंक ऑन प्रोक्योरमेंट बेस्ड एमएसपी, मतलब एमएसपी को ख़त्म करने की जो पहली जो बात थी वो उसी को। तो ये अगर एक तरफ नीति आयोग कहेगी कि भाई ये एमएसपी नहीं होनी चाहिए,
और दूसरी तरफ आप कमेटी बना रहे हैं कि जो एमएसपी है इसको कानूनी अमल जाना पहनाने के लिए जो मांग है किसानों की, तो ये तो इससे ज़्यादा तो स्पष्ट रूप में कोई आपको दिखा नहीं सकता कि सरकार ने कितना बड़ा विश्वासघात कर दिया है किसान के साथ। और इसीलिए 18 से जब संसद का सत्र शुरू होगा तो हम इसको मामले को उठाएंगे। 2 पॉइंट हो गए ना आप, तो किसान के साथ विश्वासघात जिसमें 2 पॉइंट हैं, एक ये एमएसपी वाला और एक आमदनी दुगने पे, और दूसरा जो गरीब के साथ विश्वासघात, जो ये अभी आपको मैंने सारे आंकड़े पढ़ दिए। पता नहीं आपको भी गेहूं मिलेगा नहीं मिलेगा, रोटी खाओगे कि नहीं खाओगे आने वाले दिनों में, सरकार की अगर ये नीतियाँ चलती रही तो। बिल्कुल, उनको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। उनके जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। मेरे मित्र रहे हैं, लोकसभा में हमारे साथ साथी सांसद रहे हैं लंबे समय तक, तो हमारी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जो परिवार इससे शादी जिसमें हो रही है वो हरियाणा की हैं, तो जो है तो अब हरियाणा के वो जवाई हो गए, तो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा के जवाई हो गए, तो हमें खुशी है कि जीवन का नया अध्याय वो शुरू कर रहे हैं। उनको शुभकामनाएं। वो अब इस बारे में मैं इसको राजनीतिक विषय मैं नहीं बनाना चाहता, मगर मैं समझता हूँ कि पंजाब का जो SYL का जो स्टैंड है वो घर में पूछ के वो स्टैंड अपना रखे।